नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए पर्वत प्रदेश में पावस कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिसे हम सुकुमार कवि भी कहते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में जानते हैं, तो कविता उनकी पर्वत प्रदेश में पावस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम उनका परिचय करेंगे, जीवन परिचय। आइए, जीवन परिचय। जन्म सुमित्रानंदन पंत, 20 मई 1900 को सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ। हिंदी में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ। उनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त था। प्रमुख रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। और इन्हें पुरस्कार जो मिला है, हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिला। उसके साथ ही सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौशानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वे बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और इनका देहांत 1977 ईस्वी में हुआ। भाषा शैली इनकी, पंत जी की कविताओं में भावुकता और लाक्षणिकता शैली की विशेषताएं हैं। कुछ अंग्रेजी कवियों की कविताओं का प्रभाव भी पंत जी की शैली पर पड़ा है। उनकी भाषा मृदुल, सरस, मधुर, ध्वनिपूर्ण एवं विशुद्ध खड़ी बोली है, बल्कि खड़ी बोली पद्य का एक आदर्श रूप भी है, कहा जा सकता है। अब ये देखिए, ये जो सबसे पहले मैं आपको वहाँ एक प्रकृति, पहाड़ों पर की एक प्राकृतिक दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए ये लेकर आया हूँ। देखिए, इस तरह से वहाँ का प्राकृतिक दृश्य है। एक वर्षा ऋतु का समय है। अब वर्षा ऋतु पर ही ये कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस लेकर। ये देखिए, ये दृश्य वर्षा ऋतु का। मैं लैंसडाउन गया था और तो वहाँ पर लगभग जून का महीना था, वर्षा का समय था और इस तरह की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, बादल आ रहे थे। आगे चलते हैं। कविता सार क्या है? कवि ने कविता में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है कि मानो प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में पर्वतों पर प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हों और वो इन आँखों से अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने झरझर की मधुर आवाज कर रहे हैं, जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत, बिना पलक झपकाए और कुछ चिंता में डूबकर आकाश की ओर देख रहे हैं। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अब देखिए, आगे है पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। सबसे पहले पावस ऋतु वर्षा ऋतु को कहते हैं। परिवर्तित यानी बदलना, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है।
मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल के बारे में कहा है। करधनी जिसे हम तगड़ी भी कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में तगड़ी भी कहा जाता है। सहस्र हजार, दृग सुमन, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें, अवलोक यानी देखना, महाकार विशाल आकार। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। देखिए आगे क्या कहता है कि गिरि का गौरव गागा झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि यानी पहाड़, मद यानी मस्ती, झाग यानी फेन। इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है, उसका वर्णन किया है। चित्र में भी देख रहे हैं आप, झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। उसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेख कवि की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुबर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की ऊंचा उठने की कामना, तरुबर यानी पेड़, नीरव नभ शांत, शांत आकाश, नीरव कहते हैं शांत, नभ यानी आकाश, अनिमेष एकटक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हों। आगे देखते हैं कि उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर यानी पहाड़, पारद के पर, पारे के समान धवल चमकीले पंख, पारद पंख को कहते हैं। पारद बादल को भी कहते हैं। रव शेष केवल आवाज का रह जाना। अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ा कर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। आगे देखते हैं कि धंस गए धरा में सब है साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सब है यानी भय के साथ। शाल एक वृक्ष का नाम है, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो।
प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हों। जैसे अब देखिए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन अभ्यास मैं यहाँ नहीं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से आपके लिए पीपीटी बना दी जाए और एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कॉम्पिटेंसी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ, जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, ये दोनों तरह के प्रश्न इसमें दिए जाएं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे सीबीएसई बोर्ड में या प्री बोर्ड का जो पेपर होगा, या हाफ ईयरली, किसी किसी स्कूल में हाफ ईयरली भी होता है और किसी किसी में प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 करके इस तरह से पेपर ले लिया जाता है 80-80 नंबर का। तो उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। एक काव्यांश दे दिया जाएगा, उससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊंगा और उस वीडियो में लगभग 25 के आसपास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसी तरह से लगभग 5-6 जितने भी बन सकते हैं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न, 3-3 अंक वाले प्रश्न, वह मैं लेकर आऊंगा और उसे आप जरूर देखिएगा। ये देखने के बाद उसे आप करेंगे तो आपके लिए मान लीजिए कि अगर वह बहुविकल्पीय प्रश्न वाला आता है तो 5 अंक आपके पॉकेट में हो जाएंगे अभ्यास के साथ, और मान लीजिए कि 3 अंक वाला प्रश्न कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होता है तो मैं यहां तक अंदाजा लगा रहा हूं कि जो मेरे पास अभी प्रश्न है उन प्रश्नों से बाहर नहीं होंगे, उन्हीं में से कोई न कोई होना चाहिए, या उसी प्रश्न को कहीं न कहीं घुमाकर टिल्ट करके आपको दे दिया जाएगा, तो 3 अंक आपके पॉकेट में होंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो के लिए आपके पास मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। वह वीडियो जो होगा इसके कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और आज्ञा लेने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए जिससे कि वह भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।